पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौला बख्श सुमरत साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वसीम अख्तर साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। मौला बख्श साहब, कल दोबारा से नया बल्दियाती तरमीमी बिल जो है मंजूर कसी तादाद से जो है राय से मंजूर करवा दिया गया। इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पीटीआई की तरफ से ये है कि ये बिल जो है ये एंटी पीपल बिल है। इसमें आवाम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के इसमें क्लॉजेस चेंज किए गए हैं, हमारा तो यही इसमें ख्याल है कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर इख्तियारात अपनी पार्टी के पास ही रखना चाह रही है। वो नहीं चाह रहे कि ग्रास रूट पे आम बंदे के मसाइल उस तरह से हल हो। और जो डिपार्टमेंट्स 18वीं तरमीम में वाजे है सूबों के पास, उनको मजीद ये चाह रहे कि नीचे हम म्यूनसिपल के कॉरपोरेशन पे लेके जाए, ताकि करप्शन ऊपर वाले प्रोविंशियल लेवल से छोड़ के नीचे की सतह पे होना मतलब काबिल हो जाए, लोग कर सके नीचे। ठीक और है। उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपको पता है, सिंध गवर्नमेंट के पास एंटी करप्शन है, वो भी इनके पास ही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो भी इनके पास है, हालांकि वो अपोजिशन को दिया जाता है, वो तक उनको नहीं दिया जा रहा। तो हमारी तरफ से तो ये मजम्मत ही है जिस तरह का बिल पास गया है। और गवर्नर साहब ने इस बात का नोटिस भी लिया है और जी हाँ। कोशिश कर रहे हैं कानूनी तौर पे इसकी हम ना जितना हो सके इसकी मुखालफत करेंगे। ठीक है काफी जी। इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी। वज़ीर आला सिंध का आपने मौक़िफ़ भी सुना था, उस पर जो उन्होंने असेंबली में कहा कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझा, मैं कुछ सोचने में मजबूर ना करो। अपोजिशन इस बारे में क्या ख्यालात रखती है? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, हालांकि देखिए पीपल्स पार्टी को सिंध के बाहर बाकी सूबों में भी वोट मिला है, तो ये पाकिस्तानी है तो इनको वोट मिला है ना। अब एक सूबे के अंदर ये एक दरार पैदा करना चाह रहे एथनिक बेसिस पे कि जी कराची के लोग जो है वो अलग है, वो कोई यहाँ पे और किस्म का कार्ड खेलते हैं, हम सिंध कार्ड खेलेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि क्या करना चाह रहे हैं ये। एक जमाने में तो एमकेएम ये काम करती थी, रसानियत की बुनियाद पे तो वो एक पार्टी बनी थी, और इसी तरह वो पार्टी रसानियत की बुनियाद पर उन्होंने लोगों में एक बगावत पैदा की थी, जिसकी वजह से उनकी सियासत चमकती थी। ठीक है। अब पीपल्स पार्टी भी सिंधियों का कार्ड खेल के दिखाना चाह रहे कि भाई हम मेजोरिटी में, आप माइनॉरिटी में हो। तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा, क्या पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं मिला था? तो उर्दू स्पीकिंग लोग नहीं है पीपल्स पार्टी में? क्या पठान वहां पे नहीं है? क्या हजारे उनके पास नहीं है? हर किस्म के लोग हैं। मैं समझता हूँ सीएम साहब ने बड़ी ये एक मजम्मत ही कर सकते हैं इस बयान की। ठीक है जी। वसीम साहब। सबसे पहले तो मैं उस भाई नजीब साहब के नजीब साहब की बात का जवाब देना जवाब चाहूँगा। देना बात चाहेंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट रह गई थी। हाँ हाँ। मैं चूँकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ तो जारहाना गुफ्तगू से ज़रा परहेज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कायल करूँ या कायल हो जाऊँ। उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से बात की, तो मैं उनको बता दूँ, जब मुर्तज़ा वहाब साहब 4 साल एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त कराची के जो मेयर हैं वो वसीम अख्तर थे और अरशद बोरा साहब थे डिप्टी मेयर जो थे। उस वक्त उनकी आवाज़ नहीं निकली। उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि करप्शन हो रहे हैं। उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि केएमसी और डीएमसी जो इदारे हैं उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उस वक्त उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में रहने वाले कराची के एक बेटे को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाया, जो कि एक बेहतरीन काम कर रहा है, जो आपके और तमाम पाकिस्तान के जो हमारी बड़ी मीडिया उनको दिखा रही है कि किस तरह वो काम कर रहे हैं और किस तरह वो मुख्तलिफ पार्क को हॉस्पिटल्स को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं और आवाम के लिए फैसिलिटीज़ जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो उन पे ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इनकी क्रिटिसिज्म जो है वो बिल्कुल बिला फजूल है, बिला जवाज़ है। ये इनको जेब नहीं देती और स्पेशली जमात इस्लामी को जेब नहीं देती कि किसी अच्छा काम करने वाले को जो है वो आप क्रिटिसाइज़ करें। सही। तजावीज़ की बात हुई थी, बिल्कुल तजावीज़ पे हम अमल करते हैं और तजावीज़ पर हम बात करते हैं और इस पर काम करना एक जमहूरी हुकूमत का काम ही यही है कि वो अपने जो कुलीग हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, अपोजिशन हैं, उनके साथ मुशावरत करके सूबे और शहर की तरक्की के लिए काम करें, जो मैं आपको डे फर्स्ट से आपको यही बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब जारहाना गुफ्तगू की यहाँ पर बात की जा रही है कि वज़ीर आला साहब ने जो ये बयान दिया, मैंने आपको बताया कि हर बयान का उस माहौल से, उस टाइमिंग से, उस जो वहाँ जो सरकमस्टांसेस है उससे रिलेटेड वो बयान होता है। जब एमक्यूएम के लोग या पीटीआई के लोग वहाँ पर मुग़लज़ात बक रहे थे, गालियाँ दे रहे थे ख़वातीन मेंबर्स के सामने, और इस तरह के नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, और एक मैं समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट की जानिब से वो जो सूबे भर से लोग हैं जो कि कराची के अंदर पोस्टिंग लेते हैं या दूसरे सूबे से आके कराची के अंदर पोस्टिंग लेते हैं, उनके ख़िलाफ़ जब ये बात की जाती है तो जाहिर सी बात है फिर वज़ीर आला जो कि सूबे का कस्टोडियन है उसकी ज़िम्मेदारी है
के वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों की उनको डिफेंड भी करे और सामने वाले को कायल भी करे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बयान कोई इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था जिसको आप इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वज़ीर आला के बयान को असम्बली का बयान लेना चाहिए, ना कि उसको आप एक्सट्रीम लेके जो है वो उसको उस पर वाविला अच्छा सर, असम्बली में कोई और किसी किस्म की कोई बात करते हैं तो फिर उसको अभी तो आप यही बोल रहे हैं कि उनके संबंध में वहाँ पे खवातीन के सामने नाज़िबा गुफ्तगू की जा रही थी, तो आप लोग भी तो उस चीज़ को खुद हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन जब वज़ीर आला एक मुल्क का एक सूबे का वो जिम्मेदार है, उन्होंने जिस तरह की ये बात की तो ये उनके लिए मुनासिब बात थी कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझे, कुछ और सोचने मजबूर ना करो। हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझे, मतलब इस बात का जवाब क्या वो बताना चाह रहे थे, वो क्या समझाना चाह रहे थे? मुझे आप एक सवाल बताएं कि उन्होंने क्या कहा कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए, क्या उन्होंने गलत कहा? नहीं, कुछ और सोचने पे मजबूर ना करो। कुछ और सोचने पे मजबूर से मुराद ये आप किसी को इतना दीवार से ना लगाए ना, आप किसी को इतना ना करें। उन्होंने अपनी बात की ना, आप एक उन्होंने तो बहुत मुख्तलिफ आप डेफिनेशंस के साथ आपसे बात की, आप शायद उसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी गलत कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कराची आते हैं। सर मैं कह रही हूँ बाकी और जो सियासी नहीं, वो जमातें हैं, वो सब बोले। आप उस पॉइंट एक छोटे पॉइंट को सर हाईलाइट वो करें। पॉइंट आपके लिए बहुत छोटा होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा वो बात है कि मतलब कुछ और सोचने पे मजबूर ना किया जाए। तो ऐसा क्या सोचने जा रही है पीपल्स पार्टी? आप मेरा ख्याल है कि वजीर आला साहब ने अगर ये बात की है तो आप उनसे उसका जवाब ले लो, वो आपको बेहतर जवाब देंगे। बहुत मैं आपको ना एज एन पॉलिटिकल वर्कर मैंने आपको बताया कि आप उनके बयान को पूरी, या तो आपने बयान सुनी नहीं कि उन्होंने किस सर्कमस्टांसेस में बात की है। आप एक छोटे से वर्ड को लेके कि जी वजीर आला साहब ने ये कह दिया, तूफान मच गया, ये हो गई, कत्ल हो गए, 100 बंदे गिर गए, फला हो गए। आप लोग कभी उस वक्त तो नहीं जागे जब इस तरह की सूरत हाल थी। आप उस वक्त तो नहीं जागे जब गरीब मर रहा था, बेरोजगारी से मर रहे थे, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन। जितना मीडिया ने आवाज उठाई ना, कितनी आवाज उठाई, कितनी आवाज मीडिया ने उठाई, मुझे ये बता दें कितनी मीडिया ने आवाज उठाई? आज पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज हो रहा है, कहाँ मीडिया ने आवाज उठाई? पूरा बलूचिस्तान एहतजाज में खड़ा है गवादर के अंदर, मीडिया से बोलते रहो तो लगता है आप लोगों को बुरा। मैं अभी यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ ना, आप लोगों को अभी भी बुरा लगेगा। जब हालात दिखाते हैं ना यहाँ पे किस तरह से आवाम भूखी मर रही है, खुदकुशियां कर रही है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, फिर आप लोगों को लगता है बुरा। आप फेडरल गवर्नमेंट को क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराती है? बोलते क्यों नहीं आप बोलते? फेडरल गवर्नमेंट को क्यों नहीं लेती कि उनके वजीर जो इस सर तरह मैं की सिंध की बात बात कर रही हूँ, जो सिंध में सिचुएशन है, 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार है आप लोग, जो सिंध की जिम्मेदारी है, किस चीज जो में खुद सिंध में मुख्तार है, हो जरा रहा आप है, बता आप दें। लोगों की क्या जिम्मेदारी है। बिजली के यहाँ प्राइस हम कुत्ते की कंट्रोल काटने करते की हैं? वैक्सीन तक तो है नहीं, आप लोग बातें करते हैं किसने हेल्थ कहा और कुत्ते की एजुकेशन वैक्सीन और नहीं ये सारी है? अगर चीजें। किसी एक हॉस्पिटल नहीं है तो क्या आप 110 हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उसको? किसी एक हॉस्पिटल में अगर किसी मेडिकल की वजह से कि अगर मेडिसिन वहां पर मौजूद नहीं है तो क्या आप कहेंगे कि वजीर आला की वजह से नहीं है? या अगर यहाँ कोई इंसिडेंट हो जाता है बस के अंदर, मैं कहूंगा वजीर आजम ने किया? किस सोच में आप हैं? दुनिया ग्रो कर रही है, आप ये सोच बनेंगे जी वजीर आला ने इधर मेडिसिन नहीं भेजी, क्या वजीर आला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर? ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये जो लोग हैं, वो आपके ही फैमिली मेंबर से होंगे ना, कोई भी हॉस्पिटल या मेडिकल का मेंबर होगा तो जी तो इस तरह किसी पे ब्लेम करना, अभी मैं आपने समझता मुझे हूं। कहा कि आपने उनकी असेंबली की पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी, सब आप इस बात एक वर्ड के ऊपर जो ना आप लोग इतने तबसरे कर रहे हैं। जब माजी में ये मुत्तहदा कॉन्फ्रेंस करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, वो सारे अल्फाज बोल के जब मुत्तहदा ये अल्फाज बोलती थी, आप लोग भी उसका वो एक अल्फाज लेके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के सब इस एक वर्ड के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी है वो तो खैर किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन अगर वजीर आला के एक बयान, अगर आपने पूरा उनका बयान नहीं सुना और एक वर्ड्स को आप लेके बैठ गई हैं और दूसरी बात नहीं करे तो सर इस मुल्क के लिए अगर आप लोगों ने कुर्बानियां दी ना तो हमारे भी बड़ों ने अपनी जानों की नजराने दी है। मैं जाऊंगी मौला बख्श सुमरो साहब की तरफ। सर आपने सभी सारी गुफ्तगू सुनी। देखिए मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक चीफ मिनिस्टर साहब बयान देते हैं, पूरे मुल्क में नहीं दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी है, क्योंकि सोशल मीडिया तो खुला है, और सारे लोग अफसोस करते हैं कि एक यानी कि सीएम एक सूबे का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सिर्फ सूबे का नुमाइंदा नहीं, पाकिस्तान का शहरी भी है। तो ये इनडायरेक्ट धमकी किसको दे रहा है धमकी? मुझे ये नहीं समझ आती कि हमें पाकिस्तानी समझो। एमकेएम ने भी कहा हमें पाकिस्तानी समझो, एएनपी ने भी किसी जमाने में कहा हमें पाकिस्तानी समझो, जमीयत ने भी कहा हमें पाकिस्तानी समझो, बलूचिस्तान में भी तहरीक चलती रही, उन्होंने कहा हमें भी पाकिस्तानी समझो। तो ये किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? कौन से इदारे को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं सर, ये जो पाकिस्तानी समझो वर्ड हम सोचने मजबूर हो जाएंगे, तो मतलब इनका इशारा किस तरफ था? क्या कहना चाह रहे थे? मैं समझता हूँ ये रियासत पाकिस्तान की तरफ इनका इदारा था। ये क्लियर कट इनकी, ये किसको धमकी देना चाह रहे हैं? ठीक है जी, यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2/3 मेजोरिटी की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है सिंध में। 18वीं तरमीम में 29 डिपार्टमेंट वाजे हैं कि ये सूबे के पास है।
और इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपोजिशन की नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है, जुडिशरी की नहीं है। अच्छा सर, जो सिंध में महंगाई होती है उसके जिम्मेदार जो है तहरीक इंसाफ है। देखिए मुझे बात बताए ना, जो डीसीस लगते हैं डिप्टी कमिश्नर, क्या उनको प्राइस कंट्रोलिंग कमेटी के इख्तियारात नहीं होते? वसीम साहब, क्या सूबे के पास मेरा ख्याल है प्राइस कंट्रोलिंग के इख्तियारात नहीं होते? क्या सूबा अभी मैंने ये सवाल किया था, आपने पूरा अपने नॉलेज में इजाफा क्या कीजिए। कोई सूबा इलेक्ट्रिसिटी क्या के बिल सूबा- लगा सकता है? ये नेपरा लगाती है, ठीक है? क्या सूबा कोई पेट्रोलियम रेगुलेटरी कर सकता है? क्या सूबे के पास है? क्या गैस के प्राइस सूबा डिक्लेयर करता सर है? हम तो हर्षा खुर्दनोश की बात कर रहे हैं, अब ये सारी चीजों की तो बात नहीं अर्शा कर रहे। अर्शा खुर्दनोश तो कैसे महंगी हो? अर्शा खुर्दनोश कैसे महंगी होती है? ये बता देना, आप मुझे बता दें कैसे होती है ये। मैं बता देता हूँ। जो आपके फूड्स और वेजिटेबल्स लगते हैं शहर में, सब्जी मंडी का रेट उठा ले, शहर का रेट उठा ले, या 30 रुपया ज्यादा क्यों बिक रहा है, 40 रुपया ज्यादा क्यों बिक रहा है? दूध की कीमत 120 रुपए किलो क्या है, ये लेकिन वज़ीर यहाँ आज़म पे वफाक से 160 बंदा भेजेगा 150। कि जाके प्राइस कंट्रोल करे कराची शहर में, या जेकबाद में, या शिकारपुर में, या थरपारकर में, या इनके हाथ के लगा हुए डिप्टी कमिश्नर्स कंट्रोल करेंगे? डिप्टी कमिश्नर तो मैं समझता डीसी ऑफिस के बाहर भी निकलना उन्हें छोड़ दिया। अवामी तो वो रही नहीं, उनको तो आपने दफ्तरों में महदूद कर दिया हुआ है। पहले जो डिप्टी कमिश्नर निकलते थे, दौरे करते थे। यहाँ पे पीटीआई का सबसे ज्यादा इशू किसके साथ चल रहा है कराची में? ब्यूरोक्रेसी के साथ। डीसी कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। सही। फिर बात आ जाती है पेट्रोल पे। अब मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल कोई पाकिस्तान अपनी मर्जी से नहीं देता रेट, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ होता है। उसमें एक इंडिपेंडेंट इदारा है ओजीडीसीएल, जो वो रेट निकालता है उसके मुताबिक आपको जाना होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट इदारा है, जो वो रेट निकालेगा आपने उसके मुताबिक जाना है। कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ी कहता है कि इन्फ्लेशन आप ज्यादा कर दो तो वो ज्यादा कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा इनका भी जो प्राइम मिनिस्टर है उनने भी हमेशा स्टेट बैंक को ये कहा काइंडली आप इन्फ्लेशन रेट कम कर दें, पर नहीं हो पाता। तो उसमें ये डायरेक्टली वजीर आजम को कहेंगे महंगाई उसने की है। बिल्कुल, जब मैं जिला इंतजामिया की बात करती हूँ, आप जो है वफाक की तरफ चले जाते हैं, गैस पेट्रोल की तरफ चले जाते हैं, पता सिंध की तो जिम्मेदारी कम से कम आप लोग अपने जिम्मेदारी समझे। सिंध में जो महंगाई हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबल आप है जनाब। कितने के हैं आपको आइडिया? जी पर यूनिट कितने? आपको पता होना चाहिए ना। 4 रुपए कब बढ़े आपको पता है? 3 दिन पहले। उसकी वजह प्राइस है क्यों? गैस शॉर्टेज। पाकिस्तान में गैस शॉर्टेज हुई है, दुनिया भर में गैस शॉर्टेज हो रही है, लंदन तक में गैस शॉर्टेज हो रही है। 2 महीने के लिए जब गैस बंद करती जाएगी तो इसी तरह की तो सिचुएशन होगी। अच्छा, मैं मेरे भाई से एक बात करता हूँ कि जो गवर्नमेंट आती है ना, पीटीआई हो कोई भी गवर्नमेंट हो, तो वो हमेशा आवाम को सोचती है। पीटीआई के पास तो पहली बात माजरत कि कोई ऐसा प्लान तो था नहीं, हुकूमत तो ले ली कि करेंगे क्या। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2012-13 के अंदर ईरान पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबा शुरू किया। शायद बहुत लोगों को नहीं है, वो उस वक्त शुरू किया। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर आसिफ अली जरदारी ने एक गैस पाइपलाइन मंसूबा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो गैस की कमी है वो उसको मुकम्मल किया जा सके, उसको दूर किया जा सके, आवाम को गैस की परेशानी ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि उस पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के बाद फिर किसी गवर्नमेंट ने भी उसको फॉलोअप नहीं किया और वो गैस पाइपलाइन मंसूबा वैसे रह गया। अभी हम एलएनजी पे करते हैं, आपको पता है एलएनजी का स्कैंडल है पीटीआई का, वो के चल रहा है। लेकिन मैं इन तमाम स्कैंडल से बालाताक होकर आपकी बात का फिर जवाब देना चाहूँगा। आपकी इत्तला के लिए आपको बताऊँ, जब पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होते हैं ना, तो गाड़ियों के किराए इंक्रीज होते हैं ना। लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत इस वक्त आपको क्या पता है प्राइस कितने? नहीं आइडिया होगा आपको? क्यों नहीं आइडिया होगा सर, जाहिर सी बात है, मैं खुद पेट्रोल डलवाती हूँ तो मुझे आइडिया है, बहुत अच्छे से आइडिया होगा। मुझे मेरी नॉलेज में इजाफा कराने से बेहतर है क्या पेट्रोल और डॉलर दोनों आपस में खेल रहे हैं। पेट्रोल 150 यानी कि 150 की तरफ जा रही है और डॉलर जो है वो सेकंड सेंचुरी की तरफ जो है 200 के करीब चल रही है। तो जब गवर्नमेंट कमजोर होती है, जब रुपया आपका कमजोर होता है, जब मईशत आपकी बिल्कुल कमजोर होती है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन होती है। और ये सिचुएशन आई पीटीआई की गवर्नमेंट में। जब पीटीआई की गवर्नमेंट 2018 के अंदर आई तो उस वक्त हमारी जीडीपी थी 5.2, अब हमारी जीडीपी माइनस पर आ चुकी है। उसके अलावा आप हमारे इन्फ्लेशन देख सकते हैं, हमारी गुर्बत देख सकते हैं, महंगाई देख सकते हैं किस किस्म की। तो जब मुल्क के अंदर रुपए की कीमत गिरेगी तो यकीनन फिर आपको पता ना महंगाई सर उठाती है। भाई ने मेरी बात की है गैस लंदन में भी नहीं है। सर मैं लंदन की बात ही नहीं करता, आप रहने दे लंदन जर्मनी हमारे बस की बात नहीं। हम लोग लोकल लोग हैं, हम मुकामी लोग हैं, कराची के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, पंजाब के, हम पाकिस्तानी है ना। आप पाकिस्तान की बात करें कि भाई हमारे पास गैस शॉर्टफॉल है, तो आपने उसका इंतजाम क्यों नहीं किया आवाम के लिए? आवाम क्यों सफर करे? आवाम ने क्यों आपको वोट दिया? इसलिए वोट दिया कि वो सफर करे। और आप हमें बताएं कि लंदन में ऐसा है।
फिर महंगाई आती है, आप कहते हैं पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। भाई कैसा सस्ता तरीन मुल्क है? आप हमें डेमो दिखाते हैं जी फलां ऐसा है, तो आप उनके मजदूर की दिहाड़ी तो देखें, आप वहां देखें तो सही उस मुल्क की क्या है, जीडीपी क्या है। आप हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। हमारी बेरोजगारी होती है, कहते हैं दुनिया में आई हुई है, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो अब हम बता दें, आप तो हम 1 करोड़ नौकरियों का कहकर आए थे, आप 50 लाख घर देने का कहकर आए थे, आप तो मुल्क को गुर्बत से निकालने का कहकर आए थे। आपने कहा था करप्शन खत्म कर दूंगा 10 दिन के अंदर, मैं ये कर दूंगा, IMF से कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी, सारी बातें आपने की। कोई एक वादा आपने किया, कोई एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाई हो, मुझे बता दें कि पाकिस्तानी के मसाइल हल करने के लिए कोई एक प्रोजेक्ट बता दें कि इन्होंने कोई किया हो, मुकम्मल किया हो। आप लोगों ने भी कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। मैं आपको देता हूं, मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूं, शायद आपने पूछा नहीं। जी नाज़रीन खुशामदीद। सुमर साहब, ब्रेक से पहले वसीम अख्तर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जवाब देना चाह रहे थे आप। देखिए, मुझे इनकी कुछ बातों पे थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जैसे हफीज शेख साहब थे, वो भी इनकी गवर्नमेंट से आए थे, पहले इनकी गवर्नमेंट में रहे। अभी शौकत नहीं था, वो भी इनकी गवर्नमेंट में रहे। तो ये कहना कि इस गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं, तो आपके पास क्या था जो आपको बाहर से फाइनेंस की जरूरत पड़ी? आपकी पार्टी में होता तो आप लेके आ जाते, आपको तो बाहर से टेक्नोक्रेट की जरूरत पड़ी। इस वक्त मसला ये है पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे एक किसी परमानेंट चीज का जो है इलाज करना है, यानी कि कैंसर है उसका पूरी आपने सर्जरी करनी है। ये कोई टेम्पररी इलाज नहीं कर रहे हम 3 साल 4 साल 5 साल के लिए। खान साहब का गोल यही है कि पाकिस्तान को जड़ से जो है मजबूत करना है, और जड़ में जो करप्शन फैली हुई है उसको हमने निकालना है। अगर हम नैब की कार्रवाई देख लें 2017 से पहले और अभी तक कितनी अमाउंट इकट्ठी हो चुकी है, 6 गुना ज्यादा हो चुकी है। कोई रुकावट नहीं की नैब के लिए। यहां तक कि अपने मिनिस्टरों को, अपनी गवर्नमेंट को यह कहा गया है कि भाई नैब के केसेस आपने पर्सनली फेस करने, गवर्नमेंट वुड नॉट बी पार्टी टू इट। तो इससे ज्यादा और क्या करे गवर्नमेंट? और जहां गैस की सारे मामला थे, कोई 3 साल ही हुए उसको PTI को हुकूमत मिले हुए, 30 सालों से तो बाकी पार्टियां संभाल रही थी। तो गैस की शॉर्टेज तब भी होती थी, चोरी बिजली की तब भी होती थी, और लिंकें लगाई जाती थी, कुंडे लगाए जाते थे, सारी सियासी भर्तियां की जाती थी। अब क्योंकि ये चीजों के ऊपर सर्जरी हो रही है, ये चीजें सही की जा रही है, तो इस पर हर बंदे को तकलीफ हो रही है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत शॉर्ट है, मुझे अख्ताम की तरफ जाना है। हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नाज़रीन को मैं यही कहूंगा कि आप लोग को सोचना पड़ेगा और अगले इलेक्शन के लिए आप लोग को निकलना पड़ेगा वोट देने के लिए। और ये मायूसी जो है ये वक्ती होती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस पर मायूस नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं है, तब्दीली आएगी। देखिए, तब्दीली तो आ रही है। PI आपके सामने, रेलवे आपके सामने, इंश्योरेंस कंपनी सरकारी आपके सामने, सरकारी प्लॉट खाली हो रहे हैं, कब्जे जो है गवर्नमेंट आपकी जा रही है तरक्की की तरफ, कोई लॉसेस में तो नहीं जा रही। उनके इदारे तो आपको कमा के देना शुरू। FBR देख ले, सक्सेसफुल है। इतना आज तक FBR ने कभी टैक्स इकट्ठा किया है? ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले तो FBR को धमकी दी जाती थी कि आप टैक्स ही ना इकट्ठा करें, नहीं तो जो बंदा उनके पास जाता था उसको सियासी बुनियाद पर हटा दिया जाता था। ठीक है जी, सुब्र साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई तो मैं लाइव कट करना पड़ा था, प्रोग्राम का टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट था। वसीम साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम के साथ साथ एक जवाब भी देना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इलाज करें कैंसर का, तो मैं समझता हूँ खान साहब ने ऐसा इलाज किया कि करप्शन तो बढ़ गई है, करप्शन कम नहीं हुई। वो कहते थे 12 अरब रुपए रोज़ की करप्शन है, तो करप्शन उससे ज़्यादा बढ़ गई। अलीमा बाजी से लेके अलीम खान, जहांगीर तरीन से लेके बाकी जो दूसरे हैं, मालम जब्बा केस से लेके प्राइम मिनिस्टर का खुद का जो केस है, वो सबके सामने है। और किस तरह नैब इनको एंटरटेन कर रहा है और इनको सहूलत प्रोवाइड कर रहा है, उनके केसेस बंद कर दिए जा रहे हैं, वो भी आवाम के सामने। और किस तरह करप्शन की गई है आपके सामने, बहुत बेशुमार इसकी लिस्ट पड़ी है। तो जब सिटिंग गवर्नमेंट है तो नाम नहीं आते, जब गवर्नमेंट जाएगी तो फिर पता चलेगा कितने बड़े बड़े करप्शन थे आपके सामने। भी आजाद था। नहीं, नैब सिंध की बात में तो फेडरल की बात कर रहा हूँ। ये तो मसला है कि आप इंटरप्शन करती है ना पूरी बात। दूसरी मैं इसके साथ एक और बात आपको मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट है इस PTI की, जब प्राइम मिनिस्टर MNAs 15 MNAs MPS और गवर्नर रह के जब एक सूबे, एक शहर को, कराची को अगर पानी या कोई सीवरेज प्रोवाइड नहीं कर सके, तो मैं नहीं समझता हूँ कि PTI का अगर बल्दियात का कोई चेयरमैन आ जाएगा तो वो ज़्यादा कुछ कर पाएगा। तो बेहतर है लोगों को सोचना चाहिए कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सही बंदे को वोट दें जो उनके मसाइल को हल कर सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन का आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा सबको दे इजाज़त, मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को, खुसूसन मेरी पूरी टीम को अपने दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।